बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज फिर से हम केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का स्लॉट लेकर के आए हुए हैं, जो कि जे एडवांस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चे मेरे। तो देखते हैं कि वो 10 क्वेश्चंस कौन सा है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको ये सर्कुलेट करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है केमिकल बॉन्डिंग का। पार्ट सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट इसका 1 to 10 ऑलरेडी एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम आयोडाइड। देखो दोनों में क्या है, देखो एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो बोथ आर आयोनिक कंपाउंड, बोथ आर आयोनिक कंपाउंड। लेकिन जब हम नेचर की बात करेंगे, किसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें कम है, तो यहां पर देखो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड, तुमको फर्स्ट और लास्ट में कंपेयर करना है। लेकिन हम लिख दिए हैं, जो ऑप्शन में नहीं है ये तो पता ही है कि चूंकि इसमें दो ही में पूछ रहा है बच्चे मेरे, फ्लोराइड और आयोडाइड ऑफ लिथियम। बहुत सिंपल सवाल है, पहले एक्सप्लेन करने के लिए ही पूछा जाता था। तो देखो केटाइनिक पार्ट सब में कॉमन है, लेकिन एनायनिक पार्ट सब में कॉमन नहीं है। मतलब नीचे आने पर जो रेडियस है एनायन का बढ़ता है, और जिस डायरेक्शन में एनायन का रेडियस बढ़ता है उसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा। क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे मॉर्निंग में, और जिस डायरेक्शन में पोलराइजेशन बढ़ता है उस डायरेक्शन में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और इसके जस्ट अपोजिट में बढ़ेगा आयोनिक कैरेक्टर। इसका मतलब है कि लिथियम फ्लोराइड में मोर क्या है बोलो, आयनिक परसेंटेज। और उसके रिलेटिव में अगर ये देखें तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, आयनिक तो है ही, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, क्योंकि मेटल और एक नॉन मेटल है। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ये देख रहे हैं कि यहां पर इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है, और यही बॉन्डिंग तुमको एक्सप्लेन करना है। दूसरी बात, यहां पर डिफरेंस इन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा ये वेरी हाई होगा, उससे भी पता चल रहा है। इसमें चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा, इसलिए इसमें लेस आयनिक कैरेक्टर होगा, और इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ देता कि बताओ कि किसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा या किसमें आयोनिक नेचर ज्यादा होगा, तो आप इस टेक्निक से ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हो। तो अभी हम लोग ये बता रहे हैं ना कि बोथ आर आयनिक कंपाउंड, और उसमें से एक में आयनिक परसेंटेज ज्यादा है और एक में आयनिक परसेंटेज कम है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी हम पार्ट 1 जो है, जो 1 to 10 हमने जो डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है ना। चलिए तो ये दोबारा फिर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो आप सब पार्ट 1 देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है ये, जो कि बच्चे हाइड्रोजन में पढ़ते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप चैप्टर पढ़ते हो ना, तो उसमें भी ये बात तुमको सिखाया जाता है। क्या है जरा सवाल पढ़ो, देखो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है ये दोनों की तरफ बिहेव किया, ब्लीचिंग एजेंट भी होता है
ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है एंड एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी ये बिहेव करता है। कह रहा है कि इसमें रीजन बताइए। देखो यहां पर क्या है कि इस H2O2 में देखो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है -1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर सकता है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे देखो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर ये प्रोडक्ट में O2 अगर बनाया, क्या बनाया, ऑक्सीजन अगर बनाया, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑल मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन इसका जो रिएक्शंस जब हम पढ़ाते हैं हाइड्रोजन में, तो दो मीडियम में हम लोग डिस्कस करते हैं, एसिडिक मीडियम एंड अल्कलाइन मीडियम। चलिए अब यहां पर देखो जब ये O2 बनाएगा तो यहां पर -1 हुआ और यहां पर क्या है, 0 है। इसका मतलब कि इस रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि दिस बिहेव हैज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर प्रोडक्ट में अगर वाटर अगर बनाया, यहां देखो -1, यहां -2, चार्ज बैलेंस मान लो जब करेंगे हम लोग तो तुमको यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज यहां -1 है और यहां बोलो -2 है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि यहां पर इसका रोल क्या हो गया बच्चे मेरे, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत सिंपल है कि कब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे, कब इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे। तो इस रिएक्शन से आप इसको एक्सप्लेन करोगे, है ना। लिखा भी है कि 2 से 3 स्टेटमेंट में, सेंटेंस में इसको आपको समझा देना है, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पिरामिडल शेप किसका है। तो देखो पिरामिडल शेप उसको बोलते हो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उस sp3 में लोन पेयर का संख्या तुमको अगर 1 मिल जाए सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम पे 1 लोन पेयर अगर मिल जाए बच्चे मेरे, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो sp3, मतलब उसका शेप आप क्या बताओगे, पिरामिडल। अब जैसे फर्स्ट में तुम अगर देखोगे ट्रिक से भी जो हाइब्रिडाइजेशन बच्चे निकालते हैं उससे भी निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो, sp2 है। Br(F3) में देखो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। sp2 हो गया और आपको क्या खोजना है, sp3, यानी लास्ट ऑप्शन हो जाएगा दो मेथड है, एक तो आप स्ट्रक्चर अगर मान लो बना लेते हो या ट्रिक से भी तुम अगर निकालने आता है हाइब्रिडाइजेशन तो वो भी आप निकाल करके चेक कर सकते हो कि sp3 में Lp अगर 1 है तो उसका शेप पिरामिडल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है ये। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। कह रहा है क्वेश्चन में कि तुम मान लो कि हुंड्स रूल का वायोलेशन हो रहा है, मतलब उल्लंघन हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स B2 इज। तो ये क्वेश्चन MOT का है। इसमें सबसे पहले तुम लिख लो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 6। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं के
सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। और भी लिख सकते थे बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता तो और हम इस कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाते। चलो, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। यहां दोनों का एनर्जी सेम है, इसीलिए यहां पर हुंड्स रूल यूज किया जाता है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि हुंड्स रूल इज नॉट यूज्ड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कि हुंड्स रूल का वायोलेशन करना है। अगर हुंड्स रूल का वायोलेशन नहीं होता तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में भर देंगे और यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, इसीलिए इसका मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाला 2 है डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो देख लो बॉन्ड ऑर्डर 1 और नेचर इज डायामैग्नेटिक, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सेट किया जाता है और बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में ये अगर हुंड्स रूल का वायोलेशन नहीं कहता तो इसका नेचर क्या हो जाता, बोलो पैरामैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू वही रहता, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां भी रहता तो बॉन्ड ऑर्डर के वैल्यू से निकालते तो उस पर कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। चलिए, तो ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बार पढ़ो ना क्या कह रहा है क्वेश्चन। लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कह रहा कि स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, देखो 2 एटम्स के बीच में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोला गया। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, NO माइनस का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। NO माइनस का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बोलो 6 5 11, और एक नेगेटिव चार्ज है 12 हो गया। इसका जब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, फाइंड करोगे, ट्रिक से भी बताया जाता है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 आ जाएगा। CN माइनस में तो तुम स्ट्रक्चर से भी सोच सकते हो, क्योंकि इसका बहुत फेमस स्ट्रक्चर है साइनाइड आयन, ट्रिपल बॉन्ड है, सो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3। NO प्लस में देखो क्या है, NO प्लस में भी तुम स्ट्रक्चर से सोच सकते हो, बहुत सारा तरीका है, MOT से भी निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर सिंपल है जिसका तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो ना, वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। या दूसरा मेथड क्या है कि तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी तुम फटाफट सोच सकते हो। जैसे मान लो कि हमको मन किया कि इसका 12 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर ले, बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले, तो तुम क्या करोगे, इसका तुरंत कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और बॉन्ड ऑर्डर आप एक्सप्लेन करके निकाल सकते हो। जैसे
इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना अगर होगा तो के सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz भरो इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 आगे भी जाएगा ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर जब फॉर्मूला से निकालोगे तो यही आएगा, देखो प्रूफ भी कर देते हैं। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि किससे डिफरेंट होगा, तो सबको तुम एमओटी से भी निकाल सकते हो या स्ट्रक्चर तुम तुरंत लिख सकते हो उसका। तो दो एटम के बीच में जो जितना बॉन्ड बनता है उसी को बॉन्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। तो वैसे भी कुछ एग्जांपल्स में तुम निकाल सकते हो, और ये मेथड तो भारत के सारे बच्चे जानते हैं इस टेक्निक को, है ना। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो 2 2 4 2 6 2 8 अब -4। इससे भी कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में NO माइनस है एग्जाम्पल जिसका बॉन्ड ऑर्डर CO से या CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, उससे क्या है, अलग है, डिफरेंट है। सो आंसर इज फर्स्ट। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बार सवाल पढ़ ले बच्चे मेरे, बहुत सिंपल सवाल है। कह रहा है कि कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स है। कह रहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स है। तो पैरामैग्नेटिक सोचने के लिए तुमको क्या देखना होगा कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ऑड में अगर है तो उसका नेचर हम लोग क्या बताते हैं, बोलो, पैरामैग्नेटिक। तो फटाफट इसको चेक कर लेते हैं। कुछ एक्सेप्शन होता है जो आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कोई तरह का एक्सेप्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जरा बता दो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, ऑड में आएगा कि इवन में आएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने की जरूरत नहीं है कितना है, बस खाली आपको रफली देख लेना है कि ऑड है तो पैरा और इवन है तो डायमैग्नेटिक। तो इसमें आपका इवन आएगा, सो इट्स नेचर इज डायमैग्नेटिक। ओजोन में भी बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इवन में आएगा, मतलब इसका भी नेचर बताओ, डायमैग्नेटिक। लाफिंग गैस में बताओ। इस तरह का सवाल में बच्चे अगर गलत करते हैं ना तो बहुत दुख होता है मुझे खास करके, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन को आप लोग जो है ना पता ना कैसे सोचते हो, कैसे बनाते हो कि इस तरह का भी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी इवन होगा, सो इट्स नेचर इज डायमैग्नेटिक। सुपर जो ऑक्साइड है KO2, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो फटाफट ऑड में आएगा, सो इट्स नेचर इज व्हाट। कितना सस्ता है बताओ, ऑड इवन सोचना है और खटाखट बताना है कि कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। देखो ClO3 में लोन पेयर जब फाइंड करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डाया एटॉमिक है, डाया वैलेंट इसको बोलते हैं, नॉट डाया एटॉमिक, डाया वैलेंट। तो क्लोरीन मान लो सेंट्रल एटम है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज है, तो 7 और 1 8। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मैंने एक ट्रिक बता रहा है, 8 में से 6 ले लिया, एक क्या बच गया, लोन पेयर। फ्लोरीन जो है
मोनोवैलेंट बोला गया, यानी एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्या पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 8 होता है। तो क्या होगा घटना बताओ कि 8 में से 4 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लिया, 4 फ्लोरीन है ना, तो एक फ्लोरीन एक, तो 4 फ्लोरीन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, मतलब यहां लोन पेयर कितना, 2 लोन पेयर बच गए। फटाफट ये सब चेक करने आना चाहिए। सेम कहानी फ्लोरीन सराउंडिंग है, मोनोवैलेंट है, 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो लोन पेयर 1। I3 माइनस से बताओ, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, जितने भी हैलोजन होता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर ये सराउंडिंग एटम की तरह अगर किसी एग्जाम्पल में प्रेजेंट रहेगा तो इन सब के लिए एक वर्ड तुम यूज कर सकते हो, मोनोवैलेंट। ये सब तरीका बता रहे हैं कि कम टाइम में कैसे इस क्वेश्चन को तुमको उड़ाना है। बनाने को तो बहुत सारा मेथड है, कुछ बच्चे स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ बच्चे इस टेक्निक को यूज करते हैं, बहुत तरह के तरीके होते हैं निकालने का। अब बताओ कि 7 और 1 8, आयोडीन मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट मतलब एक आयोडीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा क्या पूरा करने के लिए, बोलो ऑक्टेट। तो क्या हुआ घटना बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 है यहां पे, तो 8 में से 2 ले लिया, तो बचा कितना, 3 लोन पेयर बचा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम लोन पेयर कहां पर है, तो डी ऑप्शन में दिख गया। तो इस तरह के भी सवाल को मतलब बच्चे गलत करते हैं, और आप ही बताओ कि ये देखने के बाद लग रहा है कि क्या इस तरह के क्वेश्चन गलत होने चाहिए, तो जवाब आएगा कि नहीं सर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल आप जरूर आगे सही करोगे, और इसी उम्मीद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्या है। चलो, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन कितना है, इज ऑब्लिक आर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखो यहां पे जेनॉन, एक ऑक्सीजन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, 4 फ्लोरीन है, 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जेनॉन का, तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, मतलब एक क्या बच गया, लोन पेयर। सेंट्रल एटम पे पूछ रहा है, टोटल लोन पेयर नहीं पूछ रहा है, क्योंकि टोटल लोन पेयर पूछता तो बहुत सारा आंसर में होना चाहिए, लेकिन इस तरह का नहीं, वो सेंट्रल पे चाह रहा है। तो सेंट्रल पे अगर तुमको लोन पेयर निकालना अगर है, तो दूसरा मेथड ऐसे भी तुम देख सकते हो। अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन क्या था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, डायवैलेंट। डायवैलेंट, ये क्या है, मोनोवैलेंट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये 4 लिया, यानी 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम ले लिया, मतलब एक क्या बच गया, बोलो लोन पेयर। ये सब क्लास में बहुत पढ़ाते हैं, आप पढ़े भी होंगे। जो हमारे स्टूडेंट हो पढ़ रहे हैं इन्वेंटर्स में, वो तो जल्दी समझेंगे ही। हम चाहते हैं कि जो बच्चे इन्वेंटर्स में नहीं भी पढ़ रहे हैं और ये वीडियो उनके पास तक पहुंच रहा है, तो जरूर वो बच्चे भी सीखने का प्रयास करें। चलिए, तो इसका आंसर चला जाएगा कौन सा बच्चे मेरे, बी होगा, जिसका आंसर 1 होगा। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में मतलब अगर बच्चे गलत करते हैं तो आपको भी दुख होना चाहिए। जो टीचर पढ़ाते हैं वो तो ज़्यादा दुखी होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बच्चे कैसे गलत करके आ गए। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इस तरह के क्वेश्चन सही करके आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं
कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ आइसो स्ट्रक्चरल भी होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं? जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, या कभी कभी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देख लिया जाता है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन से ही करते हैं। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर होगा तो आइसो स्ट्रक्चरल भी होगा, मतलब उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे? सेम होंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम होंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर लो। जैसे इसका अब हम क्या निकालेंगे? दो तरीका है, या तो तुम पहले ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स देख लो, या दूसरा कि सबका तुम हाइब्रिडाइजेशन लिख लो और फिर हम ये चेक कर लेंगे कि जिसका इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है क्या उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन भी सेम है कि नहीं है, ऐसे भी तुम सोच सकते हो। चलो, तो अब यहां पर देखो, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन तुम निकालते हो तो आएगा sp2। कार्बोनेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा बोलो? sp2। हम मान के चल रहे हैं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है निकालने। ClO3 माइनस में एक लेक्चर का हम वीडियो बना देंगे जिसमें हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, उसका ट्रिक्स क्या होगा, जल्दी से कैसे फाइंड करोगे, उस पर भी बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। यहां पर एक लोन पेयर है sp3। SO3 में देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहां पर तीन जगह क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, लेकिन पेयर में तुमको दो ही को दिया हुआ है, माने दो दो का पेयर बनाया हुआ है ऑप्शन में। तो यहां पर बताओ कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर मान लो कि ऑप्शन अगर एक से ज्यादा मिल रहा है तो आपको फिर प्रायोरिटी किसका देना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यही बेस्ट तरीका होता है देखने का। अब यहां पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8 गुना 3 +1, इसका जो भी वैल्यू आ जाए। कार्बोनेट आयन का बोला टोटल इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन 4, नेगेटिव चार्ज है 2 +2 और 8 गुना 3। अब देखो ना, 7 और 1 8, कार्बन का 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, 6 इलेक्ट्रॉन +2 8 गुना 3, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू देखो सेम आ गया। sp2 एक और जगह है, सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन 8 गुना 3, इससे बहुत इलेक्ट्रॉन आएगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब हमने क्या बताया, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही वाला यूज करो ताकि कंफ्यूजन ना हो तुमको, है ना, क्योंकि डिफिनीशन यही होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात करते हैं, नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, तो अब यहां पर देखो sp2 और इलेक्ट्रॉन का भी संख्या सेम है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। बी ऑप्शन में भी देखो sp2 है लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, सो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहां तो ये sp3 हो जाएगा, तो ये ऐसे भी नहीं होगा। यहां पर भी देखो sp2 है लेकिन दोनों में टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, सो इसका फाइनल आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। तो इस तरह के सवाल को कैसे तुमको सॉल्व करना है, कैसे सोचना है,
फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, या तो तुम पहले ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिख लो किसका किसका सेम है। जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो आइसो स्ट्रक्चरल भी होगा, पहला मेथड। दूसरा तरीका ये होगा कि बच्चा आइसो स्ट्रक्चरल से शुरू करेगा, मतलब वो फटाफट क्या कर लेगा, हाइब्रिडाइजेशन लिख देगा। हाइब्रिडाइजेशन लिख देगा मतलब वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलो। हाइब्रिडाइजेशन लिखा मतलब स्ट्रक्चर सेम होगा। अब यहाँ पर 3 का हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ। अब हम अगला पॉइंट लिख देंगे कि जिसका जिसका सेम है ना उसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स तुम लिख दो, है ना। और जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसमें ये दोनों लाइन चूंकि जिसमें मैच करेगा उसको आपको ऑप्शन को टिक लगा देना है। बात खत्म हो गया। जैसे तुम सोचो, है ना, जो तुमको आसान लगे और उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी 10-10 क्वेश्चन का हम स्लॉट बना रहे हैं उसको आप सब खूब देखें और खूब शेयर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए, जय हिंद,